हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी की जो अपनी सेकंड बुक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और ये वन शॉट वीडियो है, मतलब इस पूरी सिंगल वीडियो में आपको चारों के चारों चैप्टर, तीन चैप्टर जो भी आपके इस टर्म टू में आ रहे हैं सारे इसी में कवर कर दूंगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको करा दूंगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन करा दूंगा। और इनमें से ही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है। और कम से कम एक से दो बार तीन बार इस वीडियो को देख लेना ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाए। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि खनिज से क्या अभिप्राय है। ठीक है, खनिज क्या होता है? तो देखिए, खनिज जो होता है एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में आप इसे समझिए। ये क्या होता है? ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। ये क्या होता है कि इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है और खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। और खनिज जो होते हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के खनिज होते हैं। ठीक है, अब खनिज को हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, खनिज जो है वो दो प्रकार से, मेन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। ठीक है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो धात्विक में कौन से आ जाएंगे? जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक है, जिसमें लोहा वगैरह होता है तो ये आपके धात्विक में आ जाएंगे। फिर दूसरा है अलोह, जिसमें लोहा नहीं होता, जैसे तांबा हो जाएगा, कॉपर जिसे कहते हैं हम, बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, लौह में क्या आ जाएगा? लोहा, मैग्नीज आ जाएगा। अलोह में कौन सा चीज आएंगी? तांबा, बॉक्साइट आ जाएगा। अब दूसरी तरफ है अधात्विक खनिज जो कि धात्विक नहीं है। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं जैसे इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे ईंधन खनिज को देखते हैं, जैसे कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, ये सभी खनिज हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ हो जाएंगे अदर, जैसे माइका, चूना, पत्थर, ग्रेफाइट, ये सारी चीजें हो जाएगी। तो इस तरीके से खनिज जो होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। हम कहेंगे कि खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, लौह युक्त और अलोह। लौह में क्या आता है? लोहा, मैंगनीज। अलोह में आएगा तांबा, बॉक्साइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है अधात्विक खनिज, जिसको भी दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ ईंधन खनिज हो जाता है जो कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, और दूसरी तरफ अदर हो जाएगा। अदर में क्या आएगा? माइका, चूना, पत्थर, ग्रेफाइट, ये सब। तो ये टेबल आपको थोड़ी याद रख लेनी है। इसके बाद है कि खनिज की कुछ विशेषताएं बताइए। तो देखिए, खनिज जो होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में असमान रूप से वितरित है। अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग देशों में पाए जाते हैं और अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं पे पेट्रोलियम मिल जाएगा तो कहीं पे नहीं मिलेगा, कहीं पे ग्रेफाइट मिलेगा तो कहीं पे ग्रेफाइट नहीं होगा, कहीं पे बहुत ज्यादा होगा तो कहीं पे कम होगा, इस तरीके से। यानी खनिज जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में असमान रूप से वितरित है। ठीक है, खनिजों की जो गुणवत्ता है, जो इनकी जो क्वालिटी है और इनकी जो मात्रा है, यानी इनकी जो क्वांटिटी है, इसके बीच में प्रतिलोम संबंध होता है। ठीक है, जो अच्छी गुणवत्ता के खनिज होते हैं वो कम होते हैं, जो कम गुणवत्ता के खनिज होते हैं वो ज्यादा होते हैं। यानी इनके बीच में एक अपोजिट वाला रिलेशन होता है। जैसे कि देखो, अधिक गुणवत्ता वाले खनिज जो होते हैं वो कम गुणवत्ता वाले खनिज की तुलना में कम पाए जाते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको बताया, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनकी जो वैलिडिटी है, एक तरह से ये समझो कि धीरे धीरे ये क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। और इनको बनने में, इनका जो बनने का समय होता है वो बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, बहुत लंबा समय, हजारों लाखों साल लग सकते हैं। इसलिए इन्हें संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बार खत्म हो गए ना तो हजारों लाखों साल बाद ही बनेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इनको संरक्षित करना चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे पेट्रोलियम है, अगर आप पेट्रोल वगैरह के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो ये आपको इसकी जो कहानी पता लगेगी, तो ये बहुत, मतलब बहुत लंबे समय में बना है। अगर इसीलिए कहते हैं, अगर एक बार ये खत्म हो गया तो दोबारा से बनने में इनको पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें खनिज को क्या करना चाहिए? बचा के रखना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगला है कि तांबे के लाभ बताइए। भारत के चार जो मुख्य तांबा क्षेत्र हैं उसको बताइए। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से मार्क कर देता हूँ। ये बिल्कुल याद करके जाना, रट के जाना, पेपर में बहुत पूछते हैं। तांबे के लाभ बताइए, भारत के चार मुख्य तांबा क्षेत्र जो है उसको बताइए। तो देखिए, तांबे का जो प्रयोग होता है, आपने देखा होगा, जो बिजली की मोटर होती है उसमें जो कॉपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे यूज होता है। जो ट्रांसफार्मर वगैरह होता है उसमें यूज होता है। जनरेटर वगैरह जो होता है उसको बनाने में तांबे का यूज किया जाता है। तांबा जो एक अपरिहार्य धातु होती है, इसको क्या करते हैं, इसको मतलब एक मिश्र धातु के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, और आघात वर्धनीय धातु होती है ये। ठीक है, तो अब आघात वर्धनीय धातु है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो तांबा होता है ना, जो कॉपर, उसको पीट कर, कूट कर उसको पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है, उसको मोड़ा जा सकता है। तो ऐसी जो चीजें जो मुड़ जाए, जैसा शेप देना चाहे हो जाए, तो उसको आघात वर्धनीय के रूप में रखा जाता है। सोने के आभूषणों को
मजबूती प्रदान करने के लिए तांबा मिलाया जाता है। जो गोल्ड के जो आभूषण होते हैं, क्योंकि गोल्ड इतना मजबूत नहीं होता जितना कॉपर होता है, तो उनको मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें तांबा भी मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के 4 मुख्य तांबा क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, ये आपसे मैप में भी पूछा जा सकता है, तो मैप में भी आपको याद होना चाहिए। जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये राज्य आपको याद रखने हैं। झारखंड में जो सिंहभूम जिला है, सिंहभूम जिला है, यहाँ पे तांबे का क्षेत्र है ये। इसके बाद एमपी की बात करें तो यहाँ पे बालाघाट जिला है जो वो है। राजस्थान में आपने खेतड़ी सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। खेतड़ी, अलवर, झुंझुनू, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो गुंटूर जिला जो है ये तांबे का क्षेत्र है। तो ये आपको मैप के लिए भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंगनीज के लाभ बताइए। भारत के 4 मुख्य मैंगनीज क्षेत्रों का उल्लेख करो। तो देखो, मैंगनीज का प्रयोग जो होता है वो लौह अयस्क के प्रगलन के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो है लौह मिश्र धातु तथा विनिर्माण में किया जाता है। ठीक है, लोहे की जो मिश्र धातु होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आपके सामने दे रखी है, प्रगलन। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। देखिए, प्रगलन जो है एक बहुत पुरानी तकनीक है, लगभग 8 से 10 साल पुरानी तकनीक है। इसमें क्या होता है कि प्रगलन किया जाता है, यानी रोस्टिंग किया जाता है, भूना जाता है किसी चीज को, और उसमें से जो बेकार की चीजें होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से धातु को अलग किया जाता है। और इसमें है कि नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है कि भारत के 4 मुख्य मैग्नीज क्षेत्र जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो खनन क्षेत्र को देखते हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सब हो जाएंगे। उड़ीसा जो है वो मैग्नीज में सबसे अग्रणी है, यानी सबसे ज्यादा मैग्नीज जो है उड़ीसा से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है, हम इनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपको शुरू में ही बता दिया था, खनिज का एक गुण होता है कि खनिज समय के साथ जो है वो समाप्त हो जाते हैं, और भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो इनको बनने में लंबा समय लगता है, हजारों लाखों साल लग सकते हैं। तो आवश्यकता के समय तुरंत, मान लो अगर कोई खनिज है वो खत्म हो गया है, तो अब आपको जरूरत है, तो आप तुरंत नहीं बना सकते, लंबा समय लगेगा, तो इनको दोबारा से पुनर्भरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें क्या है, खनिजों की संरक्षण की जरूरत है, इसको बचाने की जरूरत है। सतत पोषणीय विकास और आर्थिक विकास के लिए खनिजों का संरक्षण करना चाहिए। यहाँ पे सतत पोषणीय विकास से मतलब है कि हमें खनिजों का इस्तेमाल करना चाहिए ये सोचकर कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बचा रहे, यानी खुद भी हम उसका यूज करें और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बचा रहे। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और संरक्षण इसका करना जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऊर्जा के जो अदर सोर्स हैं, जो यानी कि जो अलग सब्सटीट्यूट है, जो वैकल्पिक स्रोत है, उनका यूज करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा का खूब इस्तेमाल करो, वो खत्म होने वाली चीज नहीं है। पवन ऊर्जा, तरंग, भूतापीय ऊर्जा, इनका प्रयोग करना चाहिए। ये क्या एक सब्सटीट्यूट है। इसके बाद है कि खनिजों का सूझबूझ से तथा मित विविधता से प्रयोग किया जाना चाहिए, और ताकि वर्तमान जो आज के समय में जो आरक्षित भंडार है उसको लंबे समय तक हम प्रयोग में ला सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि खनिजों का संरक्षण निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो देखो, खनिज जो है निश्चित और सीमित मात्रा में है, इनका उपयोग समय के साथ बढ़ रहा है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। ऐसे में क्या है कि इसकी जो इसकी क्वांटिटी है वो तो एक लिमिटेड है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें उसका सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। और विभिन्न देशों में खनिज जो है असमान रूप से वितरित है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, तो इस हिसाब से भी इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन में दे रखा है, सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह, पर्यावरणीय मुद्दों का समन्वय आवश्यक है। कथन को स्पष्ट करो। सेम इस लैंग्वेज में एक क्वेश्चन आता है कि सतत पोषणीय विकास की जो चुनौती के लिए आर्थिक विकास, जो हम आज के समय में आर्थिक विकास चाह रहे हैं, उसको लेकर हम जो फैक्ट्रियां, उद्योग लगाए जा रहे हैं, खूब खनिजों का इस्तेमाल करे जा रहे हैं, तो ये आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए हो सकता है ये चीजें खत्म हो जाए। तो यही आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, इसको समझते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो देखिए, सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि भावी पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए संसाधनों को संरक्षण पे जोर देना, यानी उन संसाधनों को उनके लिए बचा के रखना। संसाधनों का संरक्षण बहुत ही क्या है, जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय आवश्यक है। यानी हम आर्थिक विकास के लिए जो हम अंधे हो रहे हैं, जो हम खूब ज्यादा यूज कर रहे हैं संसाधनों का, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या है कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों को वो संसाधन मिल भी नहीं पाएंगे।
क्योंकि संसाधनों का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण ये संसाधन जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए समाप्त हो सकते हैं। ऐसे में कुछ अदर जो विकल्प हैं, कुछ अन्य विकल्प हैं, उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन, तरंग, भूतापीय ऊर्जा, इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये असमाप्य है, ये खत्म होने वाली चीजें नहीं है। ऊर्जा संसाधन से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, ऊर्जा जो है वो हम हर काम के लिए, मतलब क्रियाकलाप के लिए जरूरी होती है। खाना पकाने के लिए, रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, उद्योगों में मशीन को चलाने के लिए, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, ऊर्जा चाहिए होती है। ऊर्जा का जो उत्पादन है वो ईंधन खनिजों से होता है, जैसे कि मान लो कोयला से होता है, कोयला से बिजली वगैरह बनाई जाती है, पेट्रोलियम से गाड़ियाँ चलाई जाती है, प्राकृतिक गैस का यूज़ किया जाता है, यूरेनियम, विद्युत, ठीक है, इनसे बिजली वगैरह बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के, ताकि मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए वो ख़त्म ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। आगे देखते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन, अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में भी होती है, यानी अलग जगह में भी होती है, जैसे कृषि में भी चाहिए, उद्योग में भी चाहिए, परिवहन में भी, हर जगह में ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा संसाधन जो है इसको भी हम दो कैटेगरी में बांटेंगे। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा संसाधन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसको हम परंपरागत और अपरंपरागत कहते हैं। इस परंपरागत को हम अनवीकरणीय भी कहते हैं, इसको हम समाप्य भी कहते हैं। एक ही चीज़ है ये, कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपसे कोई एक चीज़ पूछ ले। तो इसको परंपरागत, अनवीकरणीय और समाप्य भी कहते हैं। और अपरंपरागत जो होता है, जो नवीकरणीय भी इसको कहते हैं, और ये असमाप्य। असमाप्य मतलब ये चीज़ें जो है ये खत्म नहीं होंगी, और ये चीज़ें ये खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें खत्म हो सकती है? जैसे कोयला है, ये एक लिमिटेड मात्रा में है, हो सकता है अगर इसका खूब अंधाधुंध यूज़ किया जाए तो ये खत्म हो जाए। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये लिमिटेड मात्रा में है, अनवीकरणीय, इनको दोबारा से रीयूज़ नहीं किया जा सकता, खत्म हो गए तो हो गए। दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं जिसको हम खूब यूज़ कर सकते हैं, वो कभी समाप्त होने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, जैविक, ज्वारीय, तापीय, इस तरीके की जो ऊर्जा है इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरी आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि विशेषताओं के आधार पर ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताओ। ये क्वेश्चन पेपर में आता है काफी ज्यादा, ये सपोर्टिंग मटेरियल से ले रखा है सेम क्वेश्चन, और इसी लैंग्वेज में पूछते हैं। तो देखो, विशेषताओं के आधार पे ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है, या नवीकरणीय, मान लो ऐसे ना आए आपके पेपर में, आपके पेपर में ये पूछ लें, बताइए नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो संसाधन है उसमें अंतर बताइए, या समाप्य और असमाप्य संसाधनों में अंतर बताइए। लैंग्वेज को घुमा देंगे, क्वेश्चन सेम रहेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। परंपरागत साधन, देखो, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये लंबे समय से प्रयोग में है और प्रकृति में तय और सीमित मात्रा में है, एक लिमिटेड मात्रा में है। ये गैर नवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, खत्म हो गए तो उसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता। इन साधनों का वितरण जो है असमान है, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये साधन जो है पर्यावरण अनुकूल नहीं है, ठीक है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एक तरह से पोल्यूशन होता है इनसे, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण में इनकी भूमिका होती है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, ये इसके एग्जाम्पल है। ये तो हो गया परंपरागत, ठीक है। अभी हमने देखो देखो यहाँ पे देखा था, ये इसको अनवीकरणीय समाप्य भी कहा जाता है। दूसरी तरफ है गैर परंपरागत, ठीक है, इसको अपरंपरागत भी कहते हैं। और ये क्या है? ये असमाप्य है, यानी ये ऐसे स्रोत हैं जो हाल में प्रयोग में आए हैं, ठीक है, पहले पहले से इनका यूज नहीं किया जा रहा। इन स्रोतों का प्रयोग करने को उपाय और तकनीक दोनों पहले नहीं उपलब्ध थी, इसलिए इनका यूज नहीं होता था। लेकिन आज के समय में ये चीजें उपलब्ध है। तो आज के समय में आप देखोगे गाँव वगैरह में या शहरों में भी बिजली जो है वो सौर ऊर्जा के द्वारा ली जाती है, बनाई जाती है, ठीक है। तो ये नवीकरणीय योग्य होते हैं। ये साधन जो है ये अधिक समान रूप से वितरित है, सभी को मिल जाएंगे। ऊर्जा के स्वच्छ साधन के रूप में पर्यावरण को इन चीज़ों से नुकसान नहीं होगा। और इसके उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये पेपर में आएगा, क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप इसको याद करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, पवन ऊर्जा पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असमाप्य स्रोत है, यानी इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और ये एक ना समाप्त होने वाला स्रोत है, ठीक है। इसमें पवन की गतिज ऊर्जा को, आपको पता है कि पवन जो होती है, हवा जो होती है, उसमें एक ऊर्जा होती है। तो इसकी जो पवन की जो ऊर्जा है उसको टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आपने देखा होगा पवन चक्की वगैरह जो होती है, उसमें क्या होता है, पवन चक्की में टरबाइन लगी होती है, ठीक है, जो कि क्या होती है, ये पवन चक्की जब घूमती है हवा से,
तो ये टरबाइन घूमती है और इसके द्वारा जब ये घूमती है तो इससे ऊर्जा बनाई जाती है, यानी बिजली बनाई जाती है। हालांकि ये जो प्रोसेस महंगा होता है, काफ़ी महंगा होता है ये, लेकिन कई जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सम्मागी पवन, पछुआ पवन, मानसून पवनों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय हवा जो होती है, स्थलीय जलीय पवन जो होती है, इससे भी बिजली पैदा की जा सकती है। भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे ठीक ठाक परिस्थिति, यहाँ पे मतलब देखो सब जगह नहीं यूज किया जा सकता है इसको, तो कुछ जगह पे ज्यादा अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत पे कमेंट लिखनी है आपको। भारत में अपरंपरागत ऊर्जा के 5 स्रोतों के नाम बताने हैं, जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। असमाप्य संसाधन से आप क्या समझते हैं? अब ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको आंसर बिल्कुल बहुत ही आसान लगेगा। देखो, अपरंपरागत स्रोत जिसमें आता है पवन ऊर्जा, अभी बताएं, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये 5 आपको स्रोत बता देने हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये जो स्रोत है, इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है और विभिन्न राज्यों में इसकी काफी संभावनाएं भी हैं। भारत में पवन ऊर्जा के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे ठीक ठाक परिस्थिति है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास के लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा है। भारत में तटों के साथ ज्वारीय जो तट है, ज्वारीय ऊर्जा वहां पे विकसित की जाती है। देखो, जो समुद्र तट होते हैं वहां पे पानी की जो लहरें होती है, उससे भी टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न की जा सकती है। हालांकि ये बहुत ही महंगा प्रोसेस है, याद रखना, इसीलिए ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के लिए हिमालय प्रदेश में विकसित होने की संभावनाएं ज्यादा है। जैव ऊर्जा के लिए भारत में काफी संभावना है, यानी अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी संभावना भारत में बहुत है, यूज किया जा सकता है। अगला है, जैव ऊर्जा की परिभाषा दो और इसके बारे इसके लाभ वगैरह आपको बताने हैं। तो देखिए, जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जिसमें जैविक उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि इसमें देखो, कृषि अवशेष, नगर पालिका द्वारा कचरा वगैरह जो होता है, औद्योगिक या अन्य अपशिष्ट जो होते हैं, इनसे भी। आपने सुना होगा कि जो कचरा है, कचड़े से भी बिजली बनाई जाती है। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा कि जो कचरा है, दिल्ली वगैरह में आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि कई जो दिल्ली में चौराहे हैं वहां पे कुछ मूर्तियां बनाई हुई है, और वो मूर्तियां आपको देखने में नहीं पता लगेगी, लेकिन वो वेस्ट मटेरियल से, यानी वो कचड़े से बनाई गई है, जिसमें लोहे का और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और दिल्ली में एक पूरा पार्क बनाया हुआ है पंजाबी बाग साइड में। अब वो पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल की जो चीज़ें होती है उससे यूज़ करके बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें तो आप समझ सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है जैव ऊर्जा, यानी जो कृषि अवशेष है, कृषि से निकलने वाला कचरा, या जो घर का कूड़ा कचरा होता है जो नगर पालिका ले जाती है, या औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट है, इसको इसमें शामिल किया जाता है। जैव ऊर्जा जो है ऊर्जा परिवर्तन का एक संभावित स्रोत है। इसमें विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और खाना पकाने के लिए गैस में इसको परिवर्तित किया जा सकता है, यानी इससे बिजली भी बनाई जा सकती है, इससे ताप ऊर्जा भी बनाई जा सकती है, इसको खाना पकाने वाली गैस भी बनाई जा सकती है। यह विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक जीवन को भी बेहतर बनाएगा। और इससे क्या होता है, ये देखो, कचड़े का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो कचड़ा खत्म कर दिया जाता है, इससे पोल्यूशन भी घटता है। इससे क्या है, आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा ये, और जलाऊ लकड़ी जो होती है उसका दबाव कम पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, जलाऊ लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे क्या होता था, पोल्यूशन भी होता है एक तरह से। तो ये क्या है, ये पोल्यूशन को कम करता है। जलाऊ लकड़ी वाला जो परंपरागत जो पुराना तरीका है, वो क्या करता है, पोल्यूशन को बढ़ाता है। अब देखो, नगर पालिका कचड़े को ऊर्जा में बदलने वाली ऐसी एक परियोजना दिल्ली में ओखला में स्थित है। यहाँ पे क्या करा जाता है, एक प्लांट है जहाँ पे कूड़ा कचड़ा जो है उसको ले जाया जाता है, और उसके जरिए क्या है, उसको बिजली वगैरह उससे बनाई जा सकती है। अगला है कि नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले खनिज कौन से हैं, भारत में इनके वितरण के बारे में बताना है। तो नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण जो खनिज होता है वो होता है यूरेनियम और थोरियम। पेपर में आ सकता है, याद रखना। यूरेनियम जो है ये धारवाड़ सेल जो होती है उसमें पाए जाते हैं। राजस्थान में उदयपुर हो गया, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया, मध्य प्रदेश में दुर्ग जिला हो गया, महाराष्ट्र में भंडारा जिला हो गया, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू हो गया। इन जगहों पे ये इसके मतलब ये चीज़ें उपलब्ध हैं। थोरियम की अगर हम बात करें तो ये केरल का जो एक पुलिन तट है, इसकी बालू में यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाले खनिजों की विशेषता का वर्णन करो और इनका असमान वितरण है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, भारत में ज्यादातर धात्विक खनिज जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, ठीक है, इनमें पाए जाते हैं। कोयले का अगर हम बात करें, 97% भाग जो है वो दामोदर घाटी, सोन, महानदी और गोदावरी नदी की घाटियों में मिलता है। पेट्रोलियम की बात करें तो आरक्षित भंडार असम, गुजरात और मुंबई हाई और अरब सागर के
क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखो एक चीज समझिए, भारत में भी पेट्रोल होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, पेट्रोलियम संसाधन भारत में भी है, असम, गुजरात, मुंबई यहाँ पे। लेकिन जितनी ये चीजें हैं ना, इससे भारत की एक दिन की भी जरूरत पूरी नहीं हो सकती, बहुत बहुत ही सीमित मात्रा में। इसीलिए जो अरब कंट्रीज हैं उनसे हमें ये क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। ठीक है, भारत में है पर बहुत ही कम मात्रा में, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अधिकांश प्रमुख खनिज जो है वो मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको लाइनें याद रखनी पड़ेगी, याद रख सकते हो तो इसको याद रखना। भारत में खनिज जो है वो मुख्यतः तीन जो विस्तृत पट्टियां हैं यहाँ पे पाया जाता है। एक तो है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, और तीसरा है उत्तर पश्चिमी प्रदेश। अब ये जो उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, इसमें क्या है, नागपुर, ये झारखंड, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट पठारी प्रदेश आपका है, इसमें झारखंड आ जाएगा, उड़ीसा के पठार आ जाएंगे, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ आ जाएगा। दक्षिण पश्चिमी अगर पठारी प्रदेश की बात करें तो इसमें कर्नाटक आ जाएगा, गोवा, तमिलनाडु, केरल आ जाता है। उत्तर पश्चिमी की बात करें तो राजस्थान की जो अरावली है और जो गुजरात है यहाँ पे आ जाता है। तो ये तीन विस्तृत पट्टियां हैं जहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये चीज़ें मिल जाती है। मैं आपको अगर मैप में बना के बताने की कोशिश करूँ तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा मैप बना के बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप समझ जाओगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये जो है, ये जो हिस्सा मैंने करा ये है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद मैं करता हूँ दूसरा, दक्षिण की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जो ये गोवा है, तमिलनाडु है, केरल है, ये जो क्षेत्र है ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी प्रदेश, यहाँ से भी मिल जाते हैं, ठीक है, खनिज वगैरह। इसके बाद तीसरा जो है वो पश्चिमी क्षेत्र में आता है। पश्चिमी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे राजस्थान और अरावली गुजरात, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो तीन क्षेत्र हैं यहाँ से क्या है, खनिज संसाधन भारत में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, अधिक आरंभिक लागत। देखो मतलब जो अपरंपरागत स्रोत हैं जिसका यूज कम किया जाता है, जो अभी नए उभर के सामने आए हैं, ये इसकी जो शुरू की जो कॉस्ट है वो क्या है, वो मतलब ज्यादा है। इसके बावजूद भी ये टिकाऊ ज्यादा है, पर्यावरण अनुकूल भी है और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसकी जांच करनी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बिजली जो कोयले से बनती है या अन्य साधनों से बनती है ये सस्ती है, इसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाएं तो सौर ऊर्जा की जो अगर आप लगवाते हो छत पे पैनल वगैरह, तो उसकी कॉस्ट जो है शुरू में आती है ज़्यादा, ठीक है। आपको लगेगा यार बहुत महंगा है, इसमें क्या फ़ायदा, लेकिन जब लग जाती है तो उस लंबे समय में उसके उसका प्रॉफिट आपको दिखेगा। लेकिन आरंभिक जो कॉस्ट होती है, प्रारंभिक जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसे समझते हैं। सौर, पवन, जल, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा अपरंपरागत स्रोत हैं। ये सभी साधन पर्यावरण के अनुकूल हैं क्योंकि पॉल्यूशन नहीं फैलाते। ये समान रूप से वितरित है कि सभी जगह मिल जाते हैं, ठीक है। ये अधिक आरंभिक लागत से प्रभावित होते हैं, शुरू की लागत ज्यादा आती है। ये साधन जो है परिस्थितिक अनुकूल है, इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। पवन ऊर्जा पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त है। महासागरीय धाराओं की बात करें तो वहां पे ऊर्जा बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे आत्मनिर्भर बढ़ेगी, जलाऊ लकड़ी पे दबाव जो है वो कम होगा, ये फायदे हैं। अगला क्वेश्चन है कि नियोजन से क्या अभिप्राय। देखिए ये वन शॉट वीडियो, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा ना बढ़े, ध्यान से देखना। नियोजन का क्या मतलब होता है, नियोजन को हम बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, देखो किसी भी परियोजना यानी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हम योजनाएं बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसको नियोजन कहा जाता है। इसे हर क्षेत्र में करना आवश्यक है और प्लानिंग के तहत कोई काम करते हैं तो उसकी सफल होने की संभावना बढ़ती है। जैसे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने कुछ प्लानिंग करी होगी, ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, इतनी देर पढ़ूंगा, ये चैप्टर वो चैप्टर, इस तरीके से। तो ये नियोजन कहलाता है। नियोजन हर क्षेत्र में जरूरी होता है। नियोजन के उपगमन बताइए, नियोजन के प्रकार बताइए, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन में अंतर बताना है। तो देखो नियोजन जो होते हैं वो इसके दो प्रकार में इसको देख सकते हैं, खंडीय नियोजन, एक प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का क्या मतलब होता है, देखो अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे कृषि अलग हो गया, सिंचाई अलग हो गया, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना, सेवा, इनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, उनको लागू करना क्या कहलाएगा, खंडीय नियोजन, यानी अलग अलग सेक्टरों के लिए।
प्रादेशिक नियोजन क्या होता है? प्रादेशिक नियोजन में क्या होता है कि किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ होता, आप सभी जानते हैं। अगर आप देखोगे बिहार राज्य तो कम डेवलप होगा, यहीं पे आप किसी दूसरे राज्य को देखो, दिल्ली वगैरह देखते हो, कैपिटल को देखते हो दिल्ली को, या फिर अदर राज्य को देखते हो तो वो ज़्यादा डेवलप होगा। तो मतलब विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिखता है। कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित हैं तो कुछ क्षेत्र थोड़े पिछड़े हुए हैं। विकास का ये असमान जो रूप है, ठीक है, ये आपको केवल भारत में नहीं, ये दुनिया के अलग अलग देशों में भी देखने को मिलेगा। और विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए योजना बनाते हैं जो, उसको हम प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। अब सिंपल शब्दों में समझो कि किसी भी देश में बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं, वहां पे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे विकास ज़्यादा होता है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे विकास कम होता है। तो कुछ ज़्यादा डेवलप होंगे, कुछ कम डेवलप होंगे, इनके बीच में एक बैलेंस नहीं होता, असंतुलन होता है। इसको कम करने के लिए विकास की जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसको प्रादेशिक नियोजन कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। अगला है कि भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताएं बतानी है आपको। तो देखो, भारत के आंतरिक भागों की तुलना में जो तट वाले प्रदेश हैं वो ज़्यादा गरीब हैं। व्यापारिक कृषि के क्षेत्र में विकास ज़्यादा है, अधिक व्यापक है, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें जनजातीय क्षेत्र, जो शेड्यूल्ड ट्राइब वगैरह जहाँ पे रहती है, अभी भी कम विकसित है। जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं वो कम विकसित है। भौतिक बाधा जैसे मान लो शुष्क जलवायु, ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय जो क्षेत्र है, या पठारी भूमि, या बाढ़ से पीड़ित पीड़ित जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी कई तरह की समस्याएं, ये भी पिछड़े हुए हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में साक्षरता दर देखें, उसमें भी काफी विषमता है कि स्त्रियों की साक्षरता दर में भी काफी भिन्नता देखने को मिलती है। एक तरफ केरल राज्य है जहाँ पे 100% साक्षरता मिलती है, तो दूसरी तरफ अन्य राज्य हैं जहाँ पे नहीं मिलती है। तो ये भी देखने में देखेंगे तो अंतर दिखता है हमें। इंदिरा गांधी नहर कमांड जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको याद करके जाना, ये पेपर में आता है। तो देखो, इसमें कई स्टेप में ये काम शुरू हुआ था। तो पहला चरण जो है, इसका पहला स्टेप जो है, इसमें क्या था कि जो कमान क्षेत्र है, यहाँ पे सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक से प्रारंभ हुई थी। जो दूसरा इसका चरण है, उसमें क्या था, सिंचाई की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य में शुरू हुई, यानी 1985 के आसपास शुरू हुई थी। फिर नहर सिंचाई ने इस शुष्क क्षेत्र में पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया, क्योंकि जब यहाँ पे पानी वगैरह आ गया तो यहाँ पे वनीकरण, खूब पेड़ लगाए गए, चरागाह का विकास हुआ। यहाँ की भूमि जो थी पहले सूखी होती थी, वहां पे अब हरियाली आ चुकी थी क्योंकि पानी मिल गया था। फसलों की पैदावार बढ़ने लगी थी क्योंकि सिंचाई के लिए पानी मिल गया था। पारंपरिक फसल चना, बाजरा, ग्वार के स्थान पे अब ये लोग गेहूं, कपास, मूंगफली, चावल, ये चीजें उगाने लगे थे। यानी यहाँ पे फसलों में भी काफी वैरायटी देखने को मिली। कृषि पशुधन उत्पादकता में भी काफी वृद्धि हुई। यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है, जब ये नहर वगैरह बना दी गई थी, उसके बाद यहाँ पे काफी विकास हुआ। भरमौर क्षेत्र के बारे में चर्चा कीजिए। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है, ये हिमाचल प्रदेश जो है, एचपी, यहाँ पे एक चंबा नाम का जिला है। इसकी दो तहसील है, भरमौर और होली, ये इसमें शामिल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्राइब रहते हैं, यानी यहाँ पे जनजातीय लोग रहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं, उस जनजाति का नाम क्या है, गद्दी। और ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं और इनकी भाषा जो है वो गद्दियाली है। ऋतु प्रवास मतलब मौसम के अनुसार ये ऋतु में प्रवास कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ की जलवायु जो है वो काफी कठोर है। ये हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप में सबसे पिछड़े इलाके में आता है भरमौर क्षेत्र, सबसे पिछड़ा। ये जो लोग हैं, ये कृषि और भेड़ बकरी पालन करते हैं, खेती करते हैं, भेड़ पालते हैं, बकरी पालते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत तरह की समस्याएं, पिछड़ा हुआ है। तो इसी से क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है, भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए और इनके क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पड़े, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो समन्वित जनजातीय विकास योजना लागू की गई थी, उसकी क्या लाभ हुए आपको ये बताना है। तो देखो, भरमौर क्षेत्र में इतनी सारी कमियां थी, तो ऐसे में एक यहाँ पे समन्वित जनजातीय विकास परियोजना लाई गई। इससे क्या हुआ कि जो जनजातीय क्षेत्र था, यहाँ पे विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हो गई। यहाँ के लोगों के विकास के लिए समन्वित जनजातीय विकास परियोजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत परिवहन और संचार, कृषि, इन सबको प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विद्यालय बनाए गए थे, जन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, हॉस्पिटल वगैरह, पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई, सड़क सुविधा उपलब्ध कराई गई, संचार और विद्युत के रूप में विकास किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के बाद यहाँ पे साक्षरता दर जो है वो भी बढ़ गई थी, लिंग अनुपात में भी सुधार आया और बाल विवाह में भी कमी आई। तो ये जो परियोजना सरकार लेके आई, इसके बाद यहाँ पे ये बेनिफिट हुए, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पेपर में याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने के कोई 5 आपको उपाय बताने हैं। देखो, यहाँ पे जो वाटर मैनेजमेंट है, जो जल प्रबंधन है, ये जो नीति है, इसका कठोरता से पालन किया जाए।
पानी को बिल्कुल भी बर्बाद ना होने दे। जल जो है सघन फसलों को अधिक नहीं बोना चाहिए, ऐसी फसलें ज़्यादा नहीं बोनी चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जल वगैरह की यूज़ होता हो। किसानों को बागानी कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए, अगर खट्टे फलों की खेती करेंगे तो भी इनको लाभ होगा। कमान क्षेत्र में नालों को पक्का करना, ये भी एक महत्वपूर्ण है। बहते हुए जल को रोकना, जो पानी बह जाता है खराब हो जाता है उसको रोकना, इसका इस्तेमाल किया जा सके। वन लगाना, वृक्षों को रक्षण मेखला का निर्माण करना, ताकि मतलब जो मृदा पर्दन होता है, रक्षण मेखला एक तरह से मतलब मान लो कोई खेत वगैरह है, यहाँ पे क्या है बारिश वारिश से पानी से बहती है मिट्टी, तो यहाँ पे क्या करते हैं इसके साइड साइड में पेड़ लगा देते हैं जो एक तरह से रक्षा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको घेर दिया जाता है पेड़ों से, तो क्या होता है उससे कि मृदा पर्दन कम होता है। और चरागाह का विकास करना, तो ये कुछ तकनीक हो सकती है, ये पेपर में क्वेश्चन आता बहुत ज्यादा है, तो ये बिल्कुल आप 5 पॉइंट याद करके जाना। पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए नियोजन करते समय किन बातों को प्रमुखता दी जाती है? तो देखो पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जलवायु भी यहाँ की कठोर होती है, तो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं इनके विकास के लिए नियोजन के समय वहाँ की भू आकृति, वहाँ की पारिस्थितिकी, वहाँ का सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखा जाता है। अगला इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान और रखा जाता है, जैसे कि सभी लोग लाभान्वित हो, सभी को मतलब फायदा मिले, केवल प्रभावशाली जो लोग हैं या जो अमीर लोग हैं केवल उनको फायदा ना पहुंचे, जो भी सरकार पॉलिसी बनाए उसका फायदा सभी को मिले। स्थानीय संसाधन और प्रतिभाओं का विकास किया जा सके, जीवन जीने के लिए अर्थव्यवस्था का निवेश उन्नत बनाया जाए, पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करना, ठीक है, जीविका निर्वाह के लिए अर्थव्यवस्था को निवेश उत्पन्न बनाया जाए, श्रमिकों को लाभ पहुंचाना, मजदूरों को लाभ पहुंचाना और परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में बताइए। तो देखिए इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका उद्देश्य था सूखा संभावित क्षेत्र, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे सूखे की संभावना रहती है, इन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक श्रम की आवश्यकता वाले सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा को लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। इसमें सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, पेड़ पौधे लगाना, चरागाह विकास विकास के कार्यक्रम जो थे वो लाए गए थे, ताकि क्या हो, लोगों को रोजगार मिले। गांवों में जो बेसिक सुविधा है, आधारभूत जो अवसंरचना है, या बिजली, सड़क, बाजार, ऋण सुविधाएं, इन सेवाओं पर ज्यादा बल दिया गया था। अगला है कि परिवहन से क्या समझते हो, परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार बताइए। तो परिवहन जो होता है व्यक्ति और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सर्विस को कहते हैं। इसमें मनुष्य, पशु और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। पुराने समय में तो मनुष्य एक खुद ही मतलब पहिए वाली गाड़ी को लेकर या पालकी वालकी के जरिए परिवहन कराते थे। बाद में फिर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये तांगा वगैरह आ गया, पशुओं का इस्तेमाल होने लगा, और बाद में फिर मोटर गाड़ी आ गई तो अब इनका इस्तेमाल होने लगा। परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार में आ जाएगा स्थल, जल और वायु। स्थल आप जानते हैं सड़कों के माध्यम से, जल आप जानते हैं पानी में नाव वगैरह के माध्यम से, वायु परिवहन आप जानते हैं हवाई जहाज, एरोप्लेन के माध्यम से। पाइपलाइन परिवहन के लाभ और हानि बताइए। तो देखिए पाइपलाइन जो है इससे जो लिक्विड और जो गैस पदार्थ है उसको बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ये किसी भी प्रकार की जलवायु में धरातल पर, जमीन पे या जमीन के नीचे, मतलब गड्ढा खोद के जमीन के नीचे भी बिछाया जा सकता है। इसमें समय की बचत होती है, लंबे समय तक उपयोग इसको करना किया जा सकता है, सस्ती पड़ती है। इसकी कुछ कमियां क्या हैं कि पाइपलाइन की क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती, अंडरग्राउंड होने के कारण मरम्मत करना श्रम, मतलब उसमें श्रम ज़्यादा लगता है। मान लो कहीं टूट फूट हो जाए, लीकेज का पता लगाना मुश्किल है, फिर वहाँ पे उसको मरम्मत करवाना, जमीन खोदना, मतलब एक थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है, ज़्यादा मेहनत लगती है। सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त नहीं मानी जाती, कई जगह पे इसको खतरा भी रहता है। रिसाव होने का पता लगाना थोड़ा कठिन होता है। भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया और जो इंडियन है इसके योगदान के बारे में बताना है। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई थी। सबसे पहले इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर तक की दूरी वायु डाक प्रचालन के लिए संपन्न किया गया था। वायु परिवहन का वास्तविक विकास देश में आज़ादी के बाद हुआ है, रियल में अगर हम विकास देखें तो आज़ादी के बाद हुआ है। भारत में वायु परिवहन का जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी एयर इंडिया की थी। अब आज के समय में देखें तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों ने भी यात्री सेवाएं देना प्रारंभ कर दिया है।
इसके बाद है एयर इंडिया, यात्रियों तथा नौभार यानी यात्रियों को ले जाना और जो भारी वस्तुएं हैं उसको ले जाना, यातायात दोनों में मतलब सेवाएं उपलब्ध कराता है। ये अपनी सेवाओं द्वारा विश्व के सभी महाद्वीपों को जोड़ता है, यानी एयर इंडिया आपको किसी भी महाद्वीप में जाना है पहुंचा देगा। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके दो निगम बना दिए, एक एयर इंडिया लिमिटेड बना दिया, दूसरा इंडियन एयरलाइंस बना दिया। ठीक है, अब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में ही क्या हो गया, बाद में विलय हो गया, यानी ये दोनों मिलकर एक हो गए। भारत में परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, इसके बारे में इसके आपको बताना है। तो सड़क परिवहन, यहाँ पे क्या है, सड़कों का विस्तृत जाल है। सड़क परिवहन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हर जगह को जोड़ता है, डोर टू डोर जाने के लिए सबसे बेहतरीन है। छोटी दूरी की यात्रा के लिए सबसे बेहतरीन होता है सड़क परिवहन। रेल परिवहन की बात करें तो भारतीय रेल जो है एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल सेवा है। इसमें यात्रा भी किया जा सकता है और माल परिवहन यानी वस्तुओं को भी ढोया जा सकता है। जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। इसमें यात्री और वस्तु दोनों का परिवहन किया जा सकता है। वायु परिवहन की बात करें तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का सबसे तेज साधन होता है, और ये लेकिन इसकी एक कमी होती है कि ये काफ़ी महंगा होता है। ठीक है, इसने यात्रा की समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया है। अब बहुत आसान हो गया कि हम दूसरे देश में भी बहुत कम समय में पहुंच जाएं। परिवहन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जैसे स्थानिक परिवेश कैसा है, भूमि कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, स्थान कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है। ठीक है, परिवहन के साधन में लगने वाला खर्च कितना है, सरकार की पॉलिसी कैसी है, कंपटीशन कितना है, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका आपको बतानी है। तो सड़कें किसी भी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। आप देखोगे विकसित देशों की सड़कें बहुत जबरदस्त होती है। यात्री और वस्तुओं के परिवहन में सड़कें जो होती है परिवहन को आसान बना देती है। सड़कें जो होती है उत्पादन स्थल जहाँ पे चीजें बनती है वहां से लेके बाजार तक पहुंचाने में सहायक होती है। सड़कों को बनाना, उसका रखरखाव करना भी सस्ता होता है। अच्छी सड़कें जो सड़कें होती है सड़कों से किसी देश के विकास का पता लगता है। जहाँ पे अच्छी सड़कें होती है पता लगता है कि वो विकसित देश है, और जहाँ बेकार टूटी फूटी सड़कें होती है तो पता लग जाता है कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, भारतीय जो कोंकण रेलवे है इसका निर्माण कब हुआ, इसका वर्णन करो। तो कोंकण रेलवे जो है इसका निर्माण 1998 में हुआ था। ये महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। ये रेल मार्ग 146 नदी धाराओं और 2000 पुल और 91 सुरंगों को पार करते हुए जाता है। इंजीनियरिंग का एक अनूठा चमत्कार है। बहुत मतलब शुरू में जब इसका ये प्रोजेक्ट आया था तो ऐसा लग रहा था ऐसा हो ही नहीं पाएगा, लेकिन इंजीनियर जो हमारे थे जबरदस्त, उन्होंने एक तरीका निकाला और इसको इस तरीके से बनाया कि जो भी देखते हैं उसको बहुत हैरान हो जाते हैं। इस मार्ग पर एशिया की सबसे यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, 6.5 किलोमीटर सुरंग है। इस उद्यम में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा राज्य जो है ये भी शामिल है। भारतीय रेल की समस्या बतानी है। तो रेल मार्ग जो है वो उच्च स्तरीय नहीं है। रेल मार्ग में दुर्घटना भारत में काफ़ी ज़्यादा होती है। बहुत सारे यात्री जो है बिना टिकट के यात्रा करते हैं। भारत में रेल तंत्र पर्याप्त नहीं है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से आप देखोगे कभी भी रिजर्वेशन नहीं मिल पाता आसानी से। तो यानी रेल तंत्र जो है जनसंख्या के अनुसार पर्याप्त नहीं है। सिग्नल प्रणाली जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। सीमा सड़क संगठन जो है इसकी आपको स्थापना के बारे में बताना है। तो इसकी स्थापना जो है ये 1960 में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि देश में उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा में जो जो सड़कें हैं उसमें सुधार किया जाए और आर्थिक विकास को गति देने के लिए रक्षा तैयारियों को मजबूत करा जाए। ठीक है, इसने अति ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है जैसे चंडीगढ़ को मनाली तथा लेह लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क भी बनाई है। भारत में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में सड़क परिवहन आपको बताना है। तो सड़क जो है ये क्या है, अधिक उबड़ खाबड़ और भलवा भूमि जो होती है उस पर बनाई जा सकती है। ये डोर टू डोर जो है वो कनेक्ट करती है। सड़क परिवहन जो होता है ये अन्य परिवहन के साधनों की पूरक होती है। ठीक है, मतलब जहाँ पे अन्य साधन फेल हो जाते हैं वहाँ सड़क काम आ जाती है। शीघ्र खराब होने वाले सामान को जल्दी से यहाँ पहुँचाया जा सकता है। थोड़ी दूरी की यात्रा के लिए सबसे सुविधाजनक है। सड़कों का निर्माण रख रखाव जो है वो भी आसान होता है, लागत भी इसकी कम होती है। वैयक्तिक संचार तंत्र में इंटरनेट जो है वो काफ़ी प्रभावी है, तो आपको इसे बताना है। तो देखिए सभी व्यक्तित्व संचार तंत्रों में इंटरनेट सबसे प्रभावी है। आधुनिक संचार प्रणाली में इसकी मुख्य विशेषता इस तरीके से समझिए। इंटरनेट जो है विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत जानकारी देता है और आंकड़े सहित यानी फैक्ट और उसके जो तथ्य होते हैं वो उपलब्ध करा देता है। नगरों में इसका बड़े स्तर पर प्रयोग होता है।
उपयोगकर्ता को ईमेल के माध्यम से कम लागत में सूचनाओं को आसानी से पहुंचा सकते हैं। पहले क्या होता था, चिट्ठी के द्वारा न्यूज़ पहुंचाई जाती थी, खबर पहुंचाई जाती थी या बात होती थी। अब ईमेल के जरिए 1 क्लिक में मेल यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका पहुंचा दो, चंद सेकंड लगेंगे। तो ये सुविधा है। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रिक लेन देन के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल खूब हो रहा है। ईमेल के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकती है। भारतीय रेल नेटवर्क माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, साथ ही साथ आर्थिक विकास में योगदान देता है। भारतीय रेलवे के अब तक सुधारों को देखते हुए आपको बताना है कि इस कथन को सत्यापित करना है। तो देखिए, भारतीय रेल जो है बड़े पैमाने पे यात्री और माल ढुलाई दोनों की सुविधा देता है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक सस्ता साधन है। भारत के आर्थिक विकास में रेलवे जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रेल बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देती है। भारतीय रेल वाष्प चलित इंजनों से चलती थी, लेकिन अब क्या है, बिजली वाले इंजन से चलती है। भाप वाला इंजन पुराने जमाने में था। रेल की गति बढ़ने के साथ साथ ढुलाई क्षमता भी बढ़ गई है। रेल मार्गों का विस्तार भी हुआ है, विभिन्न राज्यों में किया गया है। कोंकण रेलवे के निर्माण के बाद भारतीय रेल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ गई है। रेलवे आरक्षण जो है उसको कंप्यूटराइज कर दिया, आप घर बैठे आप टिकट बुक कर सकते हो। तो ये कई तरह की सुविधाएं जो रेलवे के द्वारा दी जाती है। भारत के जो नेशनल हाईवे हैं, राष्ट्रीय महामार्ग है, उसकी विशेषता बतानी है। तो जो नेशनल हाईवे ऐसी सड़कें हैं जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है, इसे राष्ट्रीय महामार्ग भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है वह अंतर्राज्यीय परिवहन और सामरिक क्षेत्रों में रक्षा सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसका क्या होता है, इसमें क्या है, ये विभिन्न राज्यों के राजधानी, नगर, महत्वपूर्ण पत्तन, रेलवे जंक्शन, इन सबको कनेक्ट करती है। 2016 तक बात करें तो ये 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा मतलब इसकी लंबाई है। जो नेशनल हाईवे है, इसका प्राधिकरण का प्रचालन 1995 में हुआ था। इसे राष्ट्रीय महामार्ग के विकास और रखरखाव के परिचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद अगला है कि भारत में जल परिवहन के महत्व का विश्लेषण करना है। तो जल परिवहन जो है परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। इसमें भारी और स्थूल वस्तुएं जो है वो ले जाई जा सकती हैं। इनमें इसके लिए मार्ग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस दोनों साइड क्या है, पत्तन बनाने पड़ते हैं। भारत 3 ओर से जल से घिरा है, तो ऐसे में भारत को इसका लाभ भी मिलता है। ठीक है। जल परिवहन की लोकप्रियता कम क्यों है? क्योंकि रेल परिवहन के साथ प्रतिस्पर्धा है इसकी, और जल निकायों का खराब सिस्टम, रख रखाव की सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये कारण है। भारत देश की आर्थिक प्रगति में रेलवे का योगदान बताना है। तो भारत रेल जाल जो है वो दुनिया का सर्वाधिक लंबी रेल जालों में से एक है। आर्थिक विकास में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में क्या करता है, ये रोजगार देता है। रेल द्वारा कोयला जो है सबसे अधिक ढोया जाता है, कच्चे माल की ढुलाई बहुत होती है। और कोयले से पहले कोयले द्वारा जो वाष्प इंजन होते थे पहले उससे चलते थे, लेकिन अब क्या है, अब क्या करते हैं, ये बिजली के द्वारा मतलब रेल चलाई जाती है। दूर दराज के इलाकों को जोड़ने में सक्षम हो गई है रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्या जो है उस पर चर्चा कीजिए। तो इसमें पहली समस्या आती है ग्रामीण शहरी प्रवास की, कि गांव से लोग शहरों की तरफ प्रवास कर जाते हैं अच्छे रोजगार की तलाश में। अब जब वहां पे जनसंख्या ज़्यादा होती है तो ऐसे में गंदी बस्तियों की समस्या आती है। तो सेकंड समस्या हमारी हो जाएगी गंदी बस्तियों की समस्या। फिर क्या है, आज के समय में भू निम्नीकरण की समस्या आ रही है। आपको पता है कि जमीन में उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है। इसके बाद है नगरीय अपशिष्ट की समस्या, नगरों में कूड़ा करकट जो होता है उसको निपटाने की बहुत बड़ी समस्या आती है। फिर है प्रदूषण की समस्या। तो ये 4-5 समस्या बहुत सिंपल है, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि विकासशील देश जो होते हैं उनके नगरों की समस्या क्या है। तो वहाँ पे देखो बहुत सारे लोग आके गांव से रहने लग जाते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या विस्फोट की समस्या हो जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है। फिर क्या है कि अपशिष्ट जो होता है कूड़ा कचरा, उसको निपटाने की समस्या होती है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए गंदी बस्ती की समस्या हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि गांव से जो लोग आते हैं वो गंदी बस्तियों में या स्लम्स में रहने लग जाते हैं, जिससे स्लम्स बढ़ती है। अगला है कि भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान की एक गंभीर समस्या क्यों है। तो देखो इसलिए क्योंकि भारत के जो नगर हैं वो ज़्यादातर अति संकुल है, यानी कि कंजस्टेड है। बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, ऊंची ऊंची मंजिलों के घर बना के। भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, सुविधाएं हैं नहीं, साफ सफाई की सुविधाएं नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक अपशिष्ट निपटान की एक समस्या बनती है। यहाँ पे ठोस जो अपशिष्ट है उसको निपटाने में बहुत समस्या आती है, और इसके कारण पर्यावरण में पॉल्यूशन होता है। कारखानों में, बिजली घरों में, भवन निर्माण में जो राख निकलती है या मलबा निकलता है,
ठीक है। या ये भी एक तरह से पोल्यूशन फैलाता है, समस्या बनता है। अपशिष्ट का पूरी तरीके से निपटान ना हो पाना भी एक समस्या है। और लोगों में जागरूकता भी नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिसाइकिल की जा सकती है, लेकिन उसको रिसाइकिल नहीं किया जाता है, पुनर्चक्रण उसका नहीं हो पाता है, लोगों में जानकारी का अभाव है, इसलिए भी। भू निम्नीकरण की समस्या से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, भू निम्नीकरण का मतलब होता है कि जमीन जो होती है वो स्थायी या अस्थायी तौर पे उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो जाती है। आपको पता है धीरे धीरे जमीन की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है, फसलें अब उतनी ज्यादा नहीं उग पाती है। तो ये है। अगला क्वेश्चन है कि भू निम्नीकरण जो है इसके प्रमुख जो कारण है वो बताने। तो इसके कारण है मृदा अपरदन, भौगोलिक अपशिष्ट जो होता है। मृदा अपरदन में आपको पता है मिट्टी उड़ जाना, चाहे वो पानी या हवा की वजह से एक जगह से दूसरी जगह कट के चली जाए तो मृदा अपरदन है, इससे भू निम्नीकरण होता है। और जो भौगोलिक अपशिष्ट है, जो कचरा है, वो जल को दूषित करता है और वो जल जो है वो खेतों में जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे समस्या होती है। नगरीय अपशिष्ट के कारण कूड़ा करकट जो है ये, या नगरों से निकले कचड़े को जल में बहा देना, ठीक है, जिस विषैले रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं जिससे मृदा जो है वो प्रदूषित हो जाती है और भू निम्नीकरण होता है। अम्लीय वर्षा जो होता है, अम्लीय वर्षा भी एक तरह से भू निम्नीकरण का कारण बन रही है। खनन के कारण भी ऐसा होता है कि खनन बहुत ज्यादा होता है जिससे जमीन का जो स्तर है वो खराब होता जा रहा है। अगला है भारत में गंदी बस्तियों की समस्या क्या है? तो देखिए, गंदी बस्तियों में रहने वाले जो भारत में लोग हैं वो ज्यादातर गांव से या पिछड़े इलाकों से प्रवास करके रोजगार की तलाश तलाश में जाते हैं शहरों में। यहाँ पे क्या होता है, ये रेलवे की जो लाइन होती है उसके आसपास बस्तियां बना लेते हैं सड़क के साथ या पार्क में या अन्य जो सरकारी जमीन होती है उस पर कब्जा करके वहाँ पे बस जाते हैं। यहाँ पे खुली हवा की कमी होती है, अच्छा पानी नहीं होता, शौच सुविधाएं नहीं होती, प्रकाश की कमी होती है, रोशनी नहीं जाती, ठीक है। यहाँ पे कम वेतन पाने वाले जो लोग होते हैं वो रहते हैं, इनका जो जीवन स्तर होता है बहुत ही निम्न स्तर का होता है। कुपोषण के की बीमारियां होती है, बहुत तरह की संभावनाएं देखी जाती है, अन्य बीमारियों की संभावना भी देखी जाती है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो नशा और अपराध के काम में लिप्त हो जाते हैं। यहाँ पे हेल्थ सुविधाएं नहीं होती, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं होती हैं। तो ये गंदी बस्तियों की समस्या है। भू निम्नीकरण को कम करने के कुछ उपाय बताओ। देखो, जो किसान जो केमिकल वाले उर्वरक यूज करते हैं, अगर उसका कम मात्रा में यूज करें, उचित मात्रा में यूज करें, तो वो ये एक तरीका हो सकता है। नगर में जो औद्योगिक जो गंदा पानी है उसको दोबारा से रिसाइकिल करके यूज में लाया जा सकता है। जो सड़ी गली सब्जी, फल, पशु मल मूत्र ये सब है, इसको खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। प्लास्टिक की बनी हुई चीजों पे बैन लगा दो, उसको यूज ना करें, ये भी तरीका हो सकता है। कूड़ा कचड़ा निश्चित स्थान पे डालें, तो ये हो सकता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ये हो सकता है। तो ये तरीके हैं जिससे कि भू निम्नीकरण को कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या है, ठीक है, और स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, गाड़ियों से, कारखानों से निकलने वाली जो जहरीली गैस है, जो श्वसन के द्वारा, हमारे सांस के द्वारा चली जाती है हमारे अंदर, ये एक तरह से वायु को प्रदूषण करती है और हमें बीमार करती है, ठीक है। कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल से होता है, औद्योगिक उद्योगों से होता है, ठोस कचरा निपटान से होता है। मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है, सांस से संबंधित हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। अगला है कि भू निम्नीकरण जो होता है उसको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो उसको दो वर्गों में बांटते हैं। पहला है मानव की क्रिया द्वारा जो भू निम्नीकरण हो रहा है, दूसरा है प्राकृतिक क्रिया जो कारण है। तो मानव कैसे भू निम्नीकरण बढ़ा रहा है? जमीन का बहुत ज्यादा दोहन कर रहा है, ज्यादा ज्यादा पेड़ों को काट रहा है, बहुत ज्यादा चराई करवा रहा है, बहुत ज्यादा खनन हो रहा है। इसकी वजह से क्या है, ये मानवीय क्रिया द्वारा भू निम्नीकरण है। इसके बाद कुछ ऐसे हैं जैसे कि प्राकृतिक कारण है। तो प्राकृतिक कारण में क्या है, जैसे मान लो मृदा का अपरदन हो जाता है, जल भरा हो जाता है, खड़ी ढाल, भूस्खलन या अन्य कोई कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये भी भू निम्नीकरण का कारण बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। देखो, पूरा आपको 3-4 चैप्टर मैंने सिंगल वीडियो में वन शॉट में बता दिए हैं। टाइम की कमी के कारण और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इस कारण आपको जल्दी जल्दी बताया, ठीक है। विस्तार से जानना चाहते हो तो चैप्टर की वीडियो अलग से बनाइए, वहाँ पे डिटेल में समझाया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।